13 जनवरी 2006 दोपहर 12:38 बजे ब्यूनस आयर्स के पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन की घंटी बजती है। फोन पर बात करने वाले की आवाज कांप रही है। अकासुसो के पॉश इलाके में बैंको रियो की एक ब्रांच पर हमला हुआ है। हमलावर हथियारों से लैस हैं। 23 लोगों को बंधक बना लिया गया है। अभी तक कोई मांग नहीं रखी गई है। कुछ ही मिनटों में बैंक के आसपास की शांत सड़कें चमकती हुई लाइटों से भर जाती हैं। लगभग 300 पुलिस अधिकारी इमारत के पास जमा हो जाते हैं। स्नाइपर आसपास की इमारतों की छतों पर चढ़ जाते हैं। हालकॉन यूनिट के खास कमांडो हर एंट्री पॉइंट पर अपनी जगह ले लेते हैं। टेलीविजन के हेलीकॉप्टर ऊपर मंडराने लगते हैं। दोपहर 1 बजे तक पूरा अर्जेंटीना इसे लाइव देख रहा होता है। कंट्रोल रूम में मौजूद किसी को भी अंदाजा नहीं है कि असल में क्या हो रहा है, क्योंकि असली अपराध ऊपर नहीं बल्कि उनके पैरों के नीचे हो रहा है। बैंक के अंदर बंधक बनाए गए लोग संगमरमर के फर्श पर पेट के बल लेटे हुए हैं। एक लुटेरा खिड़की की तरफ बढ़ता है। वह शांत है, सोच समझकर काम कर रहा है। उसने ग्रे रंग का सूट पहना है, जैसे वह किसी बिजनेस मीटिंग के लिए तैयार हुआ हो, न कि डकैती के लिए। बाद में प्रेस उसे एक निकनेम देगी, ग्रे सूट वाला आदमी। जब पुलिस बातचीत शुरू करती है तो वह जवाब देता है। वह हेलीकॉप्टर या बहुत सारे कैश की मांग करते हुए चिल्लाता नहीं है। वह बात करता है धीरे धीरे, समझदारी से। वह इशारा करता है कि सरेंडर मुमकिन हो सकता है, लेकिन बाद में उसे बस समय चाहिए। पुलिस उसे समय दे देती है। अच्छी नीयत दिखाने के लिए 2 बंधकों को छोड़ दिया जाता है। फिर हैरानी की बात है कि बंदूकधारी कुछ और ही मांगते हैं। पिज्जा, सोडा, अंदर मौजूद सभी लोगों के लिए काफी। 40 मिनट बाद अर्जेंटीना के इतिहास में सबसे ज्यादा घेराबंदी वाली इमारतों में से एक के सामने वाले दरवाजे पर डिलीवरी पहुंचती है। बाहर खड़े अफसरों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। बंधक और उन्हें बंधक बनाने वाले साथ में लंच कर रहे हैं। ये डकैती कम और बंधक बनाने की ऐसी स्थिति ज्यादा लगती है जो धीरे धीरे अपने आप बिखर रही है। ग्रे सूट वाला आदमी ठीक यही चाहता है कि वे ऐसा ही सोचें। जब बातचीत करने वाले उस आदमी से आम बातें कर रहे हैं जिसका सरेंडर करने का कोई इरादा नहीं है, तो 3 मंजिल नीचे एक बिल्कुल अलग ऑपरेशन चल रहा है। बैंक के वॉल्ट की कंक्रीट की दीवार में एक छेद किया गया है। इसके पीछे महीनों तक हाथ और मशीन से खोदी गई एक सुरंग है जो सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को सीधे शहर के स्टॉर्म ड्रेन सिस्टम से जोड़ती है। कुछ लोग पहले से ही अंदर हैं और एक एक करके बॉक्स खोल रहे हैं। सोना, गहने, कई तरह की करेंसी में कैश के बंडल, सब कुछ वाटरप्रूफ बैग में भरा जा रहा है और फिर नीचे पानी से भरी सुरंग में तैर रही इन्फ्लेटेबल राफ्ट पर रखा जा रहा है। ऊपर आमना सामना घंटों तक चलता रहता है। फिर बिना किसी चेतावनी के ग्रे सूट वाला आदमी जवाब देना बंद कर देता है। बातचीत करने वाले आवाज लगाते हैं, कोई जवाब नहीं। 1 घंटा बीत जाता है, फिर 2, फिर 3। शाम होते होते पुलिस को डर लगने लगता है कि उन दीवारों के पीछे कोई बड़ी घटना हो रही है। शाम 7 बजे कमांडो गोलीबारी के लिए तैयार होकर बिल्डिंग में घुसते हैं, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ सन्नाटा मिलता है। कोई लुटेरा नहीं, कोई गोलीबारी नहीं। 23 बंधक जो डरे हुए तो हैं, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई है और वॉल्ट पूरी तरह खुला हुआ है। जांच करने वाले तेजी से नीचे जाते हैं और सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोलने लगते हैं। एक के बाद एक सभी बॉक्स खाली मिलते हैं। वॉल्ट में मौजूद लगभग 400 बॉक्स में से 140 से ज्यादा बॉक्स खाली कर दिए गए थे। अनुमानित लूट की रकम लगभग $2 करोड़ और वॉल्ट के फर्श पर बिखरे हुए डिटेक्टिव्स को वे हथियार मिलते हैं जिनका इस्तेमाल लुटेरों ने पूरी पुलिस फोर्स को 6 घंटे तक बंधक बनाए रखने के लिए किया था। प्लास्टिक की खिलौना बंदूकें, नकली विस्फोटक जिनसे किसी मक्खी को भी चोट नहीं पहुंच सकती थी। मलबे के बीच उन्हें एक और चीज मिलती है, हाथ से लिखा एक नोट जो मानो किसी हस्ताक्षर की तरह वहां छोड़ा गया था। उसमें लिखा था कि अमीरों के इलाके में हुई इस घटना का मकसद नफरत नहीं बल्कि सिर्फ पैसा था। 300 हथियारबंद अफसर, स्नाइपर, एक खास टैक्टिकल यूनिट, नेशनल टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट, खिलौना बंदूकों और बेहतरीन एक्टिंग के दम पर कुछ लोगों ने इन सब को मात दे दी। हर दरवाजा ढका हुआ था, हर खिड़की से नजर रखी जा रही थी, लेकिन जासूसों को जवाब सुरंग में ही मिल जाता है। यह तिजोरी पर खत्म नहीं होती, ये जारी रहती है। स्टॉर्म ड्रेन नेटवर्क से होकर मीटरों तक फैली हुई, कुछ ब्लॉक दूर एक शांत गली में एक मैनहोल में खुलती है।
जब पुलिस एक बैंक के बाहर पहरा दे रही थी, जिसके अंदर तब तक पहरा देने लायक कुछ भी नहीं बचा था, चोर पहले ही अपनी चोरी की दौलत सीवर से बहाकर शहर में गायब हो चुके थे। जब तक कमांडो दरवाजा तोड़ते, वे लोग जिन्हें वे ढूंढ रहे थे पहले ही जा चुके थे। खबर है कि वे कहीं और से न्यूज पर रेड को लाइव देख रहे थे। अर्जेंटीना ने अभी अभी मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी देखी थी, और पुलिस को कोई अंदाजा नहीं था कि इसके पीछे कौन था। इसका मास्टरमाइंड कोई पेशेवर अपराधी नहीं था। वह फर्नांडो अराउजो नाम का एक आर्टिस्ट था, मार्शल आर्ट्स का शौकीन, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और जो अकासुसो में एक साधारण जिंदगी जी रहा था। उसके अपने शब्दों में, वह सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जो उसके बाद भी याद रखा जाए, कुछ ऐसा साहसी काम जिसे लोग हमेशा याद रखें। उसने एक आइडिया सोचा, बिना किसी को चोट पहुंचाए बैंक लूटना। कोई असली बंदूक नहीं, कोई खून खराबा नहीं। रामलो में हुई उस त्रासदी जैसी घटना दोबारा न हो, जब बैंक डकैती के दौरान पुलिस की एक नाकाम रेड में बंधक मारे गए थे और पूरा देश गुस्से में आ गया था। अराउजो का नियम सीधा साधा था, अगर किसी को चोट नहीं पहुंचती तो सजा कम होती है और कहानी और भी बड़ी बनती है। लेकिन आइडिया का मतलब प्लान नहीं होता, और अराउजो को ऐसा कुछ करने का कोई अनुभव नहीं था। उसे एक टीम की जरूरत थी। सबसे पहले सेबेस्टियन गार्सिया बोल्स्टर आए, एक मैकेनिक, एक पारिवारिक व्यक्ति जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, लेकिन अर्जेंटीना के बैंकों के प्रति उनके मन में गहरी नाराजगी थी, क्योंकि देश की आर्थिक तबाही ने आम परिवारों की बचत खत्म कर दी थी। अराउजो को उन्हें पैसे का लालच देने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने उन्हें उस नाराजगी के आधार पर और इस वादे पर मनाया कि किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। बोल्स्टर इस ऑपरेशन के इंजीनियर बने, वह व्यक्ति जिसने हाथ से सुरंग का डिजाइन बनाया और उसे खोदा। इसके बाद असली आपराधिक अनुभव वाले लोग आए। अल्बर्टो बेटो डे ला टोरे, जो अर्जेंटीना की सशस्त्र डकैती की दुनिया के अनुभवी खिलाड़ी थे, और लुइस मारियो विटेट सेलेनस, जो उरुग्वे के एक ऐसे चोर थे जिनमें अभिनय की कला थी। विटेट पूरे ऑपरेशन का चेहरा बने, ग्रे सूट पहने हुए, शांत और बिना जल्दबाजी के बातचीत करने वाले व्यक्ति जो पुलिस को घंटों तक बातों में उलझाए रखते थे, जबकि असली अपराध ऐसी जगह हो रहा होता था जहां पुलिस के सोचने की भी गुंजाइश नहीं थी। ग्रुप में एक गेटअवे ड्राइवर, भागने में मदद करने वाला ड्राइवर भी शामिल हुआ, जिसका काम एक ही था, ये पक्का करना कि जब गैंग वापस बाहर आए तो वे बिना किसी निशान के गायब हो जाएं। महीनों तक बोल्स्टर रात में स्टॉर्म ड्रेन में घुस जाता था, लगभग पूरी तरह से अकेले काम करता था। बैंको रियो के वॉल्ट की ओर ठोस कंक्रीट से मीटर दर मीटर रास्ता बनाता था। भारी बारिश से टनल में रेगुलर पानी भर जाता था, इसलिए क्रू ने पानी के लेवल को कंट्रोल करने के लिए एक मैनुअल डैम बनाया। उन्होंने औजारों को अंदर और चोरी का सामान बाहर ले जाने के लिए चुपचाप चलने के लिए मॉडिफाइड इन्फ्लेटेबल राफ्ट खरीदे। बोल्स्टर ने एक कस्टम हाइड्रोलिक डिवाइस भी बनाया, जो इतना पावरफुल था कि बिना किसी एक्सप्लोसिव की एक भी स्टिक के सेकंडों में एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोल सकता था। और आखिरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप पब्लिक सड़क पर मैनहोल से बिना किसी को पता चले कैसे बाहर निकलेंगे। उन्होंने अपनी गेटअवे वैन के फर्श में सीधा एक छेद किया और उसे सीधे एग्जिट पॉइंट के ऊपर पार्क कर दिया। आइडिया आने के लगभग 2 साल बाद प्लान तैयार था। 13 जनवरी 2006 उस सुबह अराउजो और उसकी टीम बैंको रियो के सामने के दरवाजों से कस्टमर की तरह अंदर आए। कुछ ही मिनटों में खिलौने वाली बंदूकें बाहर आ गईं और 23 बंधक फर्श पर थे। विटेट सेलानस ने अपने कैरेक्टर में कदम रखा। उस पल से वह अब चोर नहीं रहा, वह ग्रे सूट वाला आदमी था, जो इतने शांत तरीके से समय खरीद रहा था कि पक्के बातचीत करने वालों को भी यकीन हो जाए कि सरेंडर बस होने ही वाला है। नीचे बोल्स्टर और बाकी टीम वॉल्ट में घुसे और काम शुरू कर दिया। दोपहर करीब 4 बजे तक वॉल्ट खाली हो चुका था, लूट का सामान राफ्ट पर लोड हो चुका था और टीम पहले ही टनल से होते हुए मैनहोल की ओर बढ़ रही थी और वैन उसके ऊपर इंतजार कर रही थी। पुलिस के बिल्डिंग में घुसने से कुछ घंटे पहले ही वे जा चुके थे। हफ्तों तक जांच करने वालों के हाथ कुछ नहीं लगा। भरोसे लायक कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले। गैंग ने क्राइम सीन पर इधर उधर बाल बिखेर दिए थे ताकि कोई डीएनए सबूत न मिल सके। नकद में खरीदी गई नाव का भी कोई सुराग नहीं मिला। कोई भी लीड नहीं थी।
कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि ये एक परफेक्ट क्राइम था। फिर महीनों बाद एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने टेबल पर चोरी की एक ज्वेलरी रख दी। वह एलिसिया थी, बेटो डे ला टोरे की पत्नी। जब उसे पता चला कि उसका पति पैसे के अपने हिस्से के साथ उसे छोड़कर किसी दूसरी महिला के पास जाने की योजना बना रहा है, तो उसने पुलिस को वह सब कुछ बता दिया जो वह जानती थी। एक एक करके पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। अराउजो, बोल्स्टर, विटेट सेलानेस, डे ला टोरे और ड्राइवर। वे फॉरेंसिक या सर्विलांस से नहीं पकड़े गए, वे एक टूटी हुई शादी की वजह से पकड़े गए। जब 2010 में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो बचाव पक्ष की पूरी रणनीति एक ही बात पर टिकी थी। किसी के पास भी असली हथियार नहीं था, कोई गोली नहीं चली, कोई असली विस्फोटक नहीं था, किसी भी बंधक को शारीरिक चोट नहीं पहुंची। अर्जेंटीना के कानून के हिसाब से ये बात बहुत मायने रखती थी। अभियोजन पक्ष की उम्मीद के मुकाबले सज्जाएं काफी कम थीं। अराउजो को 14 साल, बोल्स्टर को 9 साल, डी ला टोरे को 15 साल और विटेट को भी लंबी सजा सुनाई गई। अच्छे व्यवहार के कारण कई लोगों को उनकी पूरी सजा काटने से काफी पहले ही रिहा कर दिया गया। लोगों की राय लगभग तुरंत ही बंट गई। कुछ अर्जेंटीना के लोगों को वे हथियारबंद अपराधी दिखे जिन्होंने 6 घंटे तक शहर में दहशत फैलाए रखी। वहीं दूसरों को वे लोकनायक दिखे जिन्होंने किसी को छुए बिना ही अमीरों को लूट लिया। खिलौना, बंदूक इस मामले की सबसे खास पहचान बन गई। यह अखबारों में छपी और तब से हर साल इसकी बरसी पर दिखाई जाती रही है। बाद में अराउजो ने अपनी कहानी को एक पटकथा का रूप दिया और 2020 की फिल्म एल रोबो डेल सिग्लो को सह लेखक के तौर पर लिखा, जो उस दौर की अर्जेंटीना की सबसे सफल फिल्मों में से एक बनी। इस डकैती पर नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री और कई किताबें भी बन चुकी हैं। और 2 दशक बाद भी प्रशंसक इस बात पर बहस करते हैं कि क्या यही डकैती सुरंग, नकली बातचीत करने वाला और हथियारों के बजाय मनोवैज्ञानिक दांव पेच वह ब्लूप्रिंट थी जिससे मनी हाइस्ट को प्रेरणा मिली। इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन दोनों कहानियों को देखने पर एक दूसरे की झलक न दिखना मुश्किल है। आखिरकार अर्जेंटीना के इतिहास की सबसे बेहतरीन बैंक डकैती को 300 पुलिस अधिकारियों, खास कमांडो या देशव्यापी तलाशी अभियान से नहीं रोका जा सका। इसे एक ऐसी चीज ने नाकाम कर दिया जिसका कोई भी योजना पूरी तरह से अंदाजा नहीं लगा सकती। टूटा हुआ दिल।